चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हैप्पी न्यू ईयर है ये ईसवी जो कैलेंडर है वो शुरू हुआ है ईसाइयों का, ठीक है। हमारा जो है वो यकम मुहर्रम से शुरू होता है, ठीक है। बहरहाल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी यही कैलेंडर यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। तो चलें आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे हमारे पास टॉपिक है 10th क्लास की जो फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं। आर्टिकल का क्या नाम है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या है जी? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो बड़ा आसान है, आप देखेंगे इसमें हमारे पास क्या है जी। तो एक साइड पे हम ले लेते हैं कंडक्टर्स को। कौन सा पीछे कह रहे हैं हो गया सारा? रेजिस्टेंस वाला पढ़ नहीं लिया? ये बच्चा कह रहा था हो गया। चलें वो कर लेते हैं फिर, ठीक है जी। तो ये पहले देख लेते हैं अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स हमारे पास क्या हैं। तो कंडक्टर ऐसे बंदे को कहते हैं जो किराया हमसे लेता है, ठीक है। और इंसुलेटर ऐसे को कहते हैं जो इंसुलेटर हो। अच्छा, लेट्स सी फिज़िक्स की दुनिया में कंडक्टर और इंसुलेटर से क्या मुराद है। देखें, ऐसी अशिया जिनमें से करंट गुजर सके, ऐसे मटेरियल विच कैन कंडक्ट, दोज मटेरियल्स विच कैन कंडक्ट करंट। तो ऐसे मटेरियल्स, ठीक है जी, जिनमें से करंट गुजर सके, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कंडक्टर्स कहलाते हैं। भाई अगर लोहे में से करंट गुजरता है तो गुजर जाता है ना। अब लोहे के साथ बिजली की तार लगा के उसको हाथ लगाएं ना, फिर पता लगेगा आपको गुजरता है कि नहीं, है नहीं। इसके अलावा आप कोई भी धात ले लें, मेटल कोई भी ले लें, तांबा ले लें, सोना ले लें, तो अगर आप उसमें से करंट गुजारेंगे तो करंट गुजर जाएगा। ऐसी चीज़ें जिनमें से करंट गुजर जाता है उनको कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? और जिनमें से करंट ना गुजरे, तो ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट ना गुजर सके, आप लिख लेंगे पूरा, ठीक है। जिनमें से करंट ना गुजर सके क्या कहलाते हैं बेटा? इंसुलेटर। जैसे लकड़ी है, रबड़ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जिनमें से करंट ना गुजरे, प्लास्टिक है, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर्स हैं। क्या हैं? इंसुलेटर्स। मिसालें भी आगे करते हैं, सारा जब कवर करेंगे पूरा आर्टिकल आपको इधर ही याद हो जाएगा। क्या? हेयर? मैंने एक्सपीरियंस नहीं कभी किया यार। आप ऐसा करेंगे, आप जाके ना आज तार लेके उसको अपने बालों के साथ लगाएं। अगर तो उसके ज़रिए आपको करंट महसूस हुआ तो फिर आपके बाल जो हैं वो कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसके बारे में कोई सॉलिड रीज़न नहीं है मेरे पास। आगे बढ़ेंगे जी। इंसुलेटर्स की दूसरा इनका पॉइंट, कंडक्टर्स के पास होते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि करंट गुजरता है किसकी वजह से है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बेटा इधर, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होते। तो आप पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हैं कि इंसुलेटर्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मैसर नहीं होते, ठीक है। और जैसे लकड़ी है तो लकड़ी में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें ज़्यादा नहीं होंगे, इसलिए उसमें से करंट को लेके ही समझ लें कि इलेक्ट्रॉन ने जाना है, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट से, उनकी हरकत से करंट आता है। अच्छा, इसके बाद आगे तीसरा पॉइंट आप ले लें बच्चों। जैसे आप मिसाल कह रहे थे, मिसाल आप दे सकते हैं इसकी भी।
अब आप मुझे बता दें यहाँ कौन सी मिसाल आपके दिमाग में आ रही है। इंसुलेटर की लकड़ी है और प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, ये सारी इसकी मिसालें हैं। ठीक है, इधर क्या है, तमाम जो मेटल्स हैं, क्या हैं, मेटल्स, जिसमें जितने भी आप ले आए, ठीक है, लोहा, लोहे तो, लैलन तो, ठीक है, सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद चौथे पॉइंट पे आप कह सकते हैं, देखें बच्चों, जिनमें करंट गुजर जाए, अब करंट को रोकना किसने होता है, रेजिस्टेंस ने। मुखालफत किसने करनी होती है करंट की, पढ़ा दिए ना आपको रेजिस्टेंस के बारे में। करंट के बहाव में जो मज़ाहमत आती है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इनमें करंट ज़्यादा गुजर रहा है तो इनमें रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, कम, क्योंकि यहाँ बहाव के रास्ते में मज़ाहमत कम है, इसलिए करंट गुजरता है। तो आप कह सकते हैं इनमें रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। क्या होती है रेजिस्टेंस, के मेटल्स के अंदर करंट के बहाव के रास्ते में जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है, और यहाँ पे करंट गुजरता ही नहीं, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या, बहुत ज़्यादा है। तो इनमें रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कह लें आप। ठीक है, इतनी ज़्यादा है कि वो करंट को गुजरने ही नहीं दे रही। ठीक है, तो ये याद करना कुछ मुश्किल तो नहीं इसमें कुछ, वहाँ इतना लंबा लिखा है, मैंने 4 पॉइंट्स करके सिंपल कर दिया आपके सामने, अंडरस्टैंड जी। अच्छा, इसके बाद आगे है कि रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, यही है ना, रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, उसको आप क्या कहेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अवामिल वो होते हैं जो किसी चीज़ को कंट्रोल करें। जैसे आप कहें मैंने चाय बनानी है, तो उसमें चाय जिन एलिमेंट से या जिन फैक्टर से मिलके बननी है, पत्ती है, दूध है, चीनी है, तो वो जो चाय का टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं वो कितने कितने मकदार में डाल रहे हैं। दूध ज़्यादा डाल लेंगे तो अच्छी चाय होगी, है कि नहीं, और आप एक गिलास डाल के तो आप कहीं पूरे महल्ले में चाय प्याल देंगे, तो फिर वो चाय तो नहीं ना होगी। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं। लस्सी में भी आप लोग ऐसे कर लेते हैं, एक गिलास दूध पा कच्ची लस्सी पूरा जनाब बाल्टी बना ली पर घर बना, सारा ने क्या लस्सी प्यालांगे तुम। ठीक, तो बहरहाल क्या है कि जिन चीज़ों से आपका उस चीज़ का टेस्ट कंट्रोल हो रहा है उसके फैक्टर्स हैं। इसी तरह रेजिस्टेंस जिन चीज़ों से कंट्रोल हो सकती है या जिन चीज़ों से रेजिस्टेंस को असर पड़ सकता है वो इसके अवामिल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुक वाले ने जो मिसाल लेके चला है। समझ लें हमारे पास एक पाइप है, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, दोनों की लंबाई एक जितनी है। मैं आपको और आसान कर कहता हूँ, समझ ले एक ये गेट है, एक ये गेट है, इसमें से आपने गुजारने हैं 10 बच्चे और इसमें से भी आपने गुजारने हैं 10 बच्चे। किस में से आराम से गुजर जाएंगे, बड़े वाले में से। समझ ले ये है और इसको क्या नाम दे लें, तो जितना देखें एरिया बड़ा है, एरिया है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने बच्चों को मज़ाहमत गुजरने में मुश्किल कम होगी, आराम से वो गुजर जाएंगे। समझ आ रही है। वो पानी की मिसाल दे रहा है कि पाइप है, ये बड़ा पाइप है, छोटा पाइप है, तो किस में से पानी आराम से गुजरेगा, जो ज़ाहिर है बड़ा है उसमें आराम से खुला डुला होकर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, तो पहली पॉइंट हम ये लिखते हैं कि अब आप ये समझ लें कि बच्चों की जगह या पानी की जगह जा रहा है करंट। करंट होता है किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से, ऐसे ही है ना। क्या आप समझ लें 10 बच्चों की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वो 10 इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है इधर बड़ा है तो आराम से इधर से जाएंगे, इधर टकराव क्या होगा, कम, मज़ाहमत क्या होगी, कम। तो जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस क्या है, कम है।
मज़ाहमत क्या है, तो आर ज़्यादा और रेजिस्टेंस क्या है, सॉरी एरिया हमारे पास ज़्यादा और रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो आर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। देखें जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस किधर को आती है, नीचे को, कम होती है। और जब एरिया कम होगा, एरिया नीचे को आएगा तो रेजिस्टेंस किधर को जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, कम, तो इन्वर्स रिलेशन ही बनेगा। बात समझ गए हैं। तो आप कह सकते हैं, उसने अपनी वर्डिंग में बड़ा आसान करके लिखा हुआ है कि इसका मतलब कि अगर एक हम मोटी तार लेंगे और एक ये छोटी बारीक तार लेंगे, जिसे आप कहते हैं यार पंजाबी च 3 नत्ती दी तार है, ये कहते हैं आप 7 नत्ती दी तार है। सुना है कभी, एक में 7 होती हैं वो तांबे की, और एक में कितनी होती हैं, 3। तो जो 7 वाली है वो मोटी तार है, समझ रहे हैं बात को, और जो बारीक वाली 3 नत्ती वाली वो छोटी बारीक तार है। अब मोटी तार में से ज़्यादा करंट गुजर सकता है, जहाँ करंट ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। समझ रहे हैं बात को। तो इसका मतलब अगर हम तार की मोटाई बढ़ा दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दें, पहले छोटी तार है मोटी कर दें, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। समझ आ रही है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। लिख लेंगे ना, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस क्या होती है। तो इसका मतलब अगर तार की मोटाई बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लिख लेंगे अपने अल्फाज में। अच्छा, ये पहला पॉइंट है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के, तार की। इसका क्या मतलब, देखें अगर दो एक जितनी आपके पास तारें हैं, यानी कि मोटाई में एक जितनी है, लेकिन क्या है, चलिए इधर बना लेते हैं, ये एक तार है मोटाई में, एक ये तार है मोटाई उतनी ही है, देख रहे हैं ना उतनी है। ये तार है और ये कौन सी तार है, समझ लें आपने ये एक कान सी खोदी हुई है, या आप एक पाइप ही समझ लें। आप इसमें दाखिल होते हैं और फिर आप इसमें दाखिल होते हैं, किस में से जल्दी निकलेंगे, बी वाले में जो छोटा है तो उसमें आपको टकराव भी कम होगा, और ए वाले में आपको ज़्यादा टकरा टकरू के जाना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा है। बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जहाँ लंबाई ज़्यादा वहाँ पे आपको टकरा टकरू के भी ज़्यादा जाना पड़ेगा, आपकी बजाय अब रख लें इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जहाँ लंबाई ज़्यादा होगी वहाँ रेजिस्टेंस भी क्या होगी, और छोटा लेंगे लंबाई कम तो रेजिस्टेंस भी, क्योंकि थोड़ा टकराव होगा, थोड़ी मज़ाहमत होगी। ठीक है, समझ आ गई बात की। ये दूसरा पॉइंट आप बना लें बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही पॉइंट में लिख लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है उसमें ये फैक्टर एक जैसा आ रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एल ऊपर आ रहा है और एक इधर आ रहा है बटे के नीचे, कि इस एक ही जुमले से आपको पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई के तार के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। समझ आ रही है। अच्छा, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पे लगाएंगे एक कांस्टेंट। क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, और उसको पढ़ेंगे रो। क्या पढ़ेंगे, रो। ठीक है। अच्छा, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इसका एक नाम है रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, दूसरा इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उर्दू में भी इसको यही कहेंगे। बात समझ लें। तो ये होती क्या है, इसके ऊपर अभी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, ये कांस्टेंट लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो आर इक्वल भी आएगा और वो कांस्टेंट भी आएगा। बात समझ रहे हैं। ये आ गया हमारे पास। तो ये बन गया हमारे पास जी फार्मूला एंड पे जो हमें निकालना था, कि जो हमें बता रहा है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी क्या बला है, इसका भी देख लें। देखें, अगर हम एक तार लें ना बच्चों, ये एक तार है
इसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, कितना हो, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो, इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम होता है एरिया ज़रब लंबाई, एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, लंबाई कितनी है 1 मीटर है, तो कितना बन जाएगा 1 मीटर का क्यूब। बात समझ लें। तो वो आपसे कह सकता है, चाहे वो एरिया और लंबाई के मायने में कह ले, 1 मिनट ठहरो बंद करो, या वो ये कह सकता है कि हमारे पास एक तार है, उसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर क्यूब, उसका सॉरी वॉल्यूम कितना है 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो तार है उसमें जितनी भी रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मैं दोबारा बता देता हूँ कि 1 मीटर क्यूब तार लें, कितनी तार लें, 1 मीटर क्यूब से मतलब मैंने बताया है कि उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। बस आखिरी पॉइंट, रेजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, RA/L, यही बनेगा ना। उधर जाके यूनिट भी बना ले, इधर R का क्या होता है ओहम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का क्या होता है मीटर, ये कैंसिल हो गया इससे, तो क्या आ गया ओहम मीटर। क्या आ गया जी, समझ आ गई है। तो ये कल के लिए आपका लेसन है, ये वाला और ये वाला अच्छे से तैयार करके आइएगा। रेजिस्टेंस वाला आपने सारा नहीं करना, यहाँ से आपने शुरू करना है एक मखसूस टेम्परेचर से, ठीक है, कि तार का टेम्परेचर नहीं आप तब्दील करेंगे एंड तक। अपना ख्याल रखें बेटा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। इसको बंद कर दो यार।